तो देखो पहला होता है अपना इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ये दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं। पहला है इम्प्लिसिट, ठीक है, जिसको हम ऑटोमेटिक भी बोलते हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट जो होता है वो फोर्सफुली होता है। इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिक है, एक्सप्लिसिट जो है वो फोर्सफुली है। अब ऑटोमेटिक और फोर्सफुली का मतलब क्या है? अगर मैं 25 प्लस 5.7 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में? 25 प्लस 5.7 जोड़ो, 30.7। 30 क्यों नहीं आया? जिसकी कैपेसिटी जितनी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में आउटपुट आता है। तो अपन ने भी वही किया। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ा क्या कि भाई मेरे को पॉइंट में चाहिए या विदाउट पॉइंट चाहिए? वो ऑटोमेटिक हुआ ना, ये ऑटोमेटिक है। लोअर से हायर की तरफ जाते हो ना, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से डबल, डबल से कैर, ठीक है ना, इसमें जाते हो तब क्या करना पड़ता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसके अंदर वैल्यू डाली मैंने 10, फ्लोट के अंदर मैंने वैल्यू डाली 30.10, ठीक है। एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूं मैं, या सी आउट कर देता हूं डायरेक्टली, ए प्लस बी। इसका आउटपुट अपने पास में क्या आएगा? 40.10। ये इम्प्लिसिट है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। एक्सप्लिसिट की बात करता हूं। एक्सप्लिसिट में मुझे बताना होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, 10 प्लस ए, ये कर सकता हूं क्या मैं? 10 प्लस ए, कैरेक्टर को नंबर में ऐड कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं, कर सकता हूं। 67, 65, ठीक है, और 97, दो होते हैं। ये 97 जो होता है वो स्मॉल ए का होता है, और जो 65 होता है वो कैपिटल ए का होता है। तो जब मैं इस ए को 10 में ऐड करूंगा ना, तो ए का जो आस्की कोड है ना उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा वो कंपाइलर। ए का जो आस्की कोड होगा उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, और किस में ऐड कर देगा? 10 में ऐड कर देगा। ये एक्सप्लिसिट होगा। ये एक्सप्लिसिट कैसे होगा? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको आउटपुट इंटीजर में चाहिए या कैरेक्टर में चाहिए। क्योंकि 65 में अगर मैं ए ऐड, सॉरी, अगर ए के अंदर मैं 10 ऐड करता हूँ ना, तो आउटपुट मेरे पास में 10 प्लस 65 75 भी आ सकता है, ठीक है। और अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखूं तो ABCDEFGHIJ, आउटपुट जे भी आ सकता है। नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है ना। तो इस केस के अंदर है ना, मुझे इस तरीके से इंटीजर ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं डिफाइन करूंगा ना तो मुझे ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। इसका एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। कौन सा वाला? हाँ ये ले लो, उतार लो इसको। वो तो फिर इम्प्लिसिट हो गया ना।
ये a+10 लिखा, आपने इंट लिखा, तो वो एरर देगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट कैसे करेगा? आप आस्की कोड को कैसे कन्वर्ट करोगे उसके अंदर? नहीं कर सकते ना, जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि आप ए को किस में चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि ए तो एज एन स्ट्रिंग है। और जब आप ए इनपुट कराओगे तो या तो स्टैटिक कराओगे, डायनेमिक कराओगे। स्टैटिक का मतलब है प्रोग्राम टाइम पे, और डायनेमिक का मतलब है कंपाइल टाइम पे या रन टाइम पे, ठीक है? तो जब जब भी एंटर कराओगे तो सिंगल कोट के अंदर कराओगे ना ए को, तो क्योंकि ए एज एन स्ट्रिंग है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर के अंदर, तो उसके लिए बताना पड़ेगा ना, डायरेक्टली ऐड तो हो नहीं सकता है। इसका आउटपुट क्या आएगा? 75, मतलब सॉरी, 65 + 5 कितना हो गया अपने पास में? 70 हो गया ना। इसका आउटपुट आएगा अपने पास में 70, ठीक है? अब अगर यहाँ इंट की जगह मैं कुछ भी नहीं लिखूं या कैर कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो अपने पास में आएगी एरर। अगर ये नहीं लिखता हूं तो ये अपने को एरर देगा, ठीक है? एरर क्या देगा कि आपने आस्की कोड को कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है? या आपने कैरेक्टर और जो नंबर, कैरेक्टर और नंबर है उसका एडिशन जो है पॉसिबल नहीं है, और कैरेक्टर और नंबर का कहीं पे कहीं से भी एडिशन पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है ना? अब क्या कैरेक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? फ्लोट में अगर मैं इस इंट की जगह फ्लोट लिख देता हूं तो क्या आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बताऊं क्यों? 65.00 अलग चीज है, 65 अलग चीज है, ये ध्यान रखना। आस्की कोड के हिसाब से, आस्की कोड के हिसाब से 65 जो है वो ए की वैल्यू नहीं है, 65.00 ए की वैल्यू नहीं है, सिर्फ 65 ए की वैल्यू है। उसके आगे आपने न्यूमेरिक डिजिट्स ऐड कर दिए 0.00 लगा के, तो वो फ्लोट में चेंज हो गया, और फ्लोट वाले डिजिट्स जो होते हैं कभी भी आस्की कोड्स के अंदर अलाउ नहीं होती। आपको या तो 65 की वैल्यू मिलेगी या 66 की वैल्यू मिलेगी। 65 पॉइंट जो भी आपने वैल्यू डाली है वो वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, ये होता है। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 10 आएगा। कंफर्म हो? सोच लो अभी भी। पक्का? हाँ सर। एक मैंने दो वर्ड पढ़ाए थे। डिफाइन, ठीक है? ये दोनों क्या काम करते हैं? कांस्टेंट क्रिएट करने का काम करते हैं। कांस्टेंट बनाते हैं ना, कांस्टेंट मतलब आपने इंटीजर ए की वैल्यू 10 फिक्स कर दी, इसको नहीं बदल सकते। आप कितना ही चेंज कर लो, +1 +2 +10 -1 -2 -10 जो भी करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, ठीक है? और अगर मुझे डिफाइन के थ्रू करना हो तो डिफाइन क्या है? कॉन्स्ट तो कीवर्ड है, और डिफाइन क्या है? प्री प्रोसेसर है। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना? ये प्री प्रोसेसर है। दोनों को यूज करने के तरीके अलग अलग है। डिफाइन जो होगा वो हमेशा मेन के बाहर ही होगा। कॉन्स्ट भी बाहर हो सकता है, क्लास के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके आगे कभी भी हैश नहीं आएगा, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर है। हमेशा प्री प्रोसेसर के पहले हैश लगाया जाता है, ठीक है? और कॉन्स्ट जो है वो कीवर्ड है, उसको आप वेरिएबल के साथ काम में लोगे, ठीक है ना? यहाँ पे आपको, अब जैसे यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, डिफाइन कर, जब मैं अगर हैश डिफाइन यूज करूंगा तो वहां पे मुझे वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली हैश डिफाइन और जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल नेम जो भी, जैसे डेटा टाइप है ले रहा हूँ, डेटा टाइप लेने की जरूरत नहीं है हैश डिफाइन के अंदर। हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू अगर मुझे फिक्स करनी है, हैश डिफाइन लिखा मैंने, पाई इक्वल टू 3.14।
अब मुझे कहीं पे भी इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल रहा हूँ या इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल रहा हूँ, नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। जस्ट मैंने वैल्यू फिक्स कर दी। अब जब वैल्यू फिक्स हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्लोट है या इंट है या क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज दिस इज नॉट कंपल्सरी टू डिफाइन हियर एज एन डेटा टाइप, ठीक है ना। उससे ऐसे लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका एक प्रोग्राम आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। आप हेडर फाइल लिखते हो, हैश डिफाइन लगाया। अब जो भी वैल्यू आपको फिक्स करनी है, कोई भी वैल्यू हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, ए इक्वल्स टू 100.5, ठीक है। अब दिस इज नॉट कंपल्सरी टू डिक्लेयर द डेटा टाइप हियर। अपने को कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे, और करना भी नहीं है, क्योंकि अपन ने उसकी वैल्यू क्या कर दी है, फिक्स कर दी है, ठीक है। अब अगर मैं मेन फंक्शन की बात करता हूँ, अब आप मेन के अंदर नॉर्मली हम जो लोकल वेरिएबल बनाते हैं वो फंक्शन के अंदर बनाते हैं, चाहे वो मेन हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। उसके अंदर अगर मैं आता हूँ, एक तो मैंने बनाया नॉन कांस्टेंट नहीं बनाया, एक को बनाया है मैंने कांस्टेंट, एक को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ मैं मेन फंक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये करूंगा तो एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 100.5 प्लस 10, 110.5, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो अब आउटपुट क्या आएगा, 100.5, 100.5। आपने पहले किया था बी इक्वल्स टू A+5, बी इक्वल्स टू A+B किया था। बी में चेंजेस हो सकते हैं, बी में कोई दिक्कत नहीं है, आप बी में ए ऐड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बी को डिक्लेयर कर रहे हो, बी को प्रिंट करा रहे हो, तो बी में ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि वो नॉन कांस्टेंट वेरिएबल है, नॉन कांस्टेंट वेरिएबल है। अब अगर मैं बात इसकी करता हूँ, तो इसकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ए के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो जो पहले से डिफाइन है, जो पहले से प्री डिफाइन है, उसकी वैल्यू फिक्स हो रखी है, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, इसका आउटपुट अपने पास में वही आएगा जो अपन ने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, चाहे उसमें आप कितने ही चेंजेस कर लो, ठीक है ना। वो वाली बात है। कांस्टेंट वाला मैंने आपको ही बताया था, कांस्टेंट को अपन कैसे डिक्लेयर करना है, इस तरीके से कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ तो अपने को डिफाइन करना ही, सी में भी कोई चेंजेस नहीं हो सकते। एक चीज और बता देता हूँ, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तीनों ही सही है। कॉन्स्ट पहले भी लगा सकते हो, कॉन्स्ट बाद में भी लगा सकते हो, डेटा टाइप से पहले भी लगा सकते हो, डेटा टाइप के बाद में भी लगा सकते हो, विदाउट डेटा टाइप भी लगा सकते हो। आपके पास में तीनों ऑप्शन है, तीनों सही है। मतलब, हाँ, हाँ कॉन्स्ट इक्वल टू 10, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया ना, फिक्स कर दी वैल्यू आपने। डिफाइन के अंदर क्या किया था, यही तो किया था। डिफाइन के अंदर आप कोई वैल्यू डाल रहे हो तो उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसको कांस्टेंट बना रहे हो, और कांस्टेंट बनाने के बाद में क्या, वैल्यू फिक्स हो गई। भाई अगर आपको वैल्यू फिक्स नहीं करनी है तो आपको बताना जरूरी है कि आप किस टाइप की वैल्यू दे रहे हो, इंटीजर टाइप दे रहे हो, फ्लोट टाइप दे रहे हो, क्योंकि जब आप कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन के टाइम पे क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर इंट से फ्लोट में स्विच करना चाह रहे हो और इंट में आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, तो फ्लोट में कैसे जाओगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोट में चेंज हो जाएगा ना। बट कांस्टेंट के केस के अंदर अपने को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड करो। इंटीजर टाइप अगर आपने कांस्टेंट बनाया है, सपोज करो मैंने 1:10 लिख दिया, उसको कांस्टेंट बना दिया, उसके बाद अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं है। चाहे उसमें मैं कुछ भी ऐड करूँ, तो क्या डेटा टाइप वहाँ मैटर करता है क्या, कहीं मैटर नहीं करता।
हैश डिफाइन जो होता है वो ऊपर डिक्लेयर होता है, सिंपल है, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी किसी भी जो है क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। जो मेन के अंदर डिक्लेयर करोगे वो मेन के अंदर एक्सेस होगा। वो क्लास के अंदर देना पड़ेगा। नहीं, क्लास के बाहर आप कांस्टेंट नहीं बना सकते। कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, कांस्टेंट तो बना सकते हो, ये कांस्टेंट ही बना रहे हो। वो प्री प्रोसेसर है, बस फर्क इतना है। या तो आप क्लास में यूज करो या आप मेन के अंदर यूज करो, स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते। स्टैंड अलोन सिर्फ हैश डिफाइन यूज किया जा सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब समझते हो ना? स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि कहीं भी नहीं यूज करें, वो उसका अपना अस्तित्व है। किसकी वैल्यू को? हाँ, इसको अंदर नहीं ले सकते आप। ये स्टैंड अलोन है। ये जो चीज होती है, क्या हो गया? हाँ, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी ना। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 100.5। अब आप नीचे ए डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरे को चेंज ही करनी होती है अंदर डिक्लेयर करके, तो फिर अगर अंदर डिक्लेयर करना पॉसिबल है इसको दोबारा, तो फिर ये भी पॉसिबल है। अगर ए के अंदर मैं कुछ चेंजेस ही करना चाह रहा हूँ तो ए इक्वल्स टू, फिर तो अगर अंदर डिक्लेयर करूँ तो फिर ये भी पॉसिबल है। समझ रहे हो ना भाई? अगर इसको मैं अंदर डिक्लेयर करता हूँ, ये लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू चेंज हो गई। अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? 10। तो वैल्यू चेंज हो गई ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं कि भाई अपन इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते ना। अब इसको दोबारा डिक्लेयर कर नहीं सकते, तो आप इंट लगाओ चाहे कॉन्स्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ। सपोज करो लो इंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, कॉन्स्ट लगा देता हूँ डायरेक्टली। अब क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उसको पहले ही डिफाइन कर दिया। उसकी वैल्यू अपडेट हो ही नहीं सकती है। नॉन अपडेटेड वैल्यूज होती है जो कॉन्स्टेंट में वैल्यूज होती है। इम्प्लीसिट में ज्यादा कोई वो नहीं है। इम्प्लीसिट जो हम नॉर्मल करते हैं, इनटू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, डबल टू कैरेक्टर जाते हो आप, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक्सप्लिट में ही फोर्सफुली कन्वर्ट कराने की जरूरत होती है। अपन ब्रैकेट में जो है, जिस टाइप में आप चेंज करना चाह रहे हो वो टाइप आप दे सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, लिखो लिखो, मैं वो नहीं मिटा रहा हूँ। हो गया। अब अपन बात करते हैं ऊप्स की। सबसे पहली स्टेज आती है क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शंस तो हम बिना ऊप्स के भी यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो, क्लास और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्लास क्या है? क्लास क्या है सबसे पहले तो? कंपाउंड डेटा टाइप होता है। सबसे पहले तो ये कि क्लास एक कंपाउंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। डेटा टाइप होता है, और क्लास एक कीवर्ड भी है। सी प्लस प्लस का कीवर्ड है, ठीक है। सी प्लस प्लस में एक्स्ट्रा फीचर्स कौन कौन से हैं? दिस, न्यू, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ठीक है। ऐसे और भी कीवर्ड्स है अपने पास में, कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो क्लास इज अ कंपाउंड डेटा टाइप। इसके अंदर क्लास जो होता है, एक तो डेटा टाइप हो, और जब क्लास डिक्लेयर करोगे तो वो क्या होगा?
उसका जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, यूजर डिफाइन होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाई अगर यूजर डिफाइन बना रहा हूँ क्लास को, अगर क्लास का जो नेम होगा, जैसे इंटीजर टाइप का ए लेते हो, तो इंटीजर टाइप का ए लेते हो तो इंट ए ऐसे लिखते हो, ये तो क्या होता है, डेटा टाइप। ये क्या होता है, वेरिएबल। डेटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड, प्री डिफाइंड, रिजर्व वर्ड, ठीक है। और जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, यूजर डिफाइन। दोनों अलग अलग चीज है। तो वही चीज यहाँ है, आप क्लास लिखोगे फिर क्लास के आगे उसका नेम लिखोगे, तो क्लास तो क्या होगा, प्री डिफाइन, और क्लास का नेम क्या होगा, यूजर डिफाइन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो रिजर्व वर्ड होगा ये, ठीक है, यूजर डिफाइन वर्ड होगा, जिसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर कौन कौन से हो सकते हैं, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, स्ट्रक्चर, यूनियन, ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या होंगे, यूजर डिफाइन होंगे ना, ये सारे यूजर डिफाइन होंगे, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं दोनों के अंदर। अब क्लास बनाने का तरीका क्या है, देखो सिंटेक्स, सिंटेक्स में बहुत गलतियां होती है। ठीक है ना, क्लास, क्लास नेम, और उसके बाद में उसकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने पास में आ जाता है। कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास लिखी, ए सेमीकोलन, ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, ये तरीका गलत है, ठीक है ना। यहाँ सेमीकोलन छोड़ देते हैं, वो तरीका भी गलत है। दूसरी चीज, ऐसे भी कर देते हैं, ये तरीका भी गलत है। कभी भी अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, यहाँ सेमीकोलन, ये सेमीकोलन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं, यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है, अपने पास में इस तरह का आएगा, तो अपन को यही वाला ऑप्शन चूज करना है कि क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज, ये जरूर आएंगे। अगर नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे रखा है चार ऑप्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस, तो कर्ली ब्रेसेस को ऑप्शन को चूज करना है, और सेमीकोलन को भी चूज करना है, ये ऑप्शन आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। अगर चार ऑप्शन के अंदर ही सेमी ये नहीं है अपने पास में कर्ली ब्रेसेस, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दे रखे हैं तो वो बड़ा इशू है। जैसे कि आपको इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है, क्लास ए, कर्ली ब्रेस स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन, क्लास ए। अब कुछ लोग ये टिक कर ही आते हैं, कुछ लोग ये टिक कर ही आते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो है वो अपने पास में करेक्ट यही है कि पहले क्लास नेम आएगा, पहले क्लास कीवर्ड आएगा, फिर क्लास नेम आएगा, और उसके बाद में आपका कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपको सेमीकोलन चार ऑप्शन में नहीं दिए तो कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। सपोज अपने को इस तरीके का ऑप्शन दे दिया, लो, ये नहीं दिया, अब अभी फर्स्ट वाला ये अपने पास में, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं। अब देखो क्लास क्या है, एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक समझते हो, जिसके अंदर अपन मल्टीपल जो थिंग्स है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन पढ़ा है, एनकैप्स क्लास इज अ टाइप ऑफ एनकैप्सुलेशन, क्योंकि क्लास के अंदर अपन क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेंबर्स, है ना, और मल्टीपल फंक्शंस, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो और कोई स्ट्रक्चर हो, ठीक है, वो चीज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और उस क्लास को कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो विद इन अ प्रोग्राम, विद इन अ प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। अब जो है, एक चीज होती है कि क्लास किस टाइप की बनाते हैं अपन, किस टाइप की क्लास बनाते हो भाई, हम उसके जो एक्सेस मोड्स होते हैं,
वो तीन होते हैं। किस टाइप का एक्सेस मोड देते हो? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर, इसका एक्सेस स्पेसिफायर्स तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बताए थे। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। स्टैंड अलोन क्लासेस के अंदर प्रोटेक्टेड का कोई यूज नहीं है। स्टैंड अलोन क्लासेस के अंदर प्रोटेक्टेड का कोई यूज नहीं है। जब इनहेरिटेंस यूज करते हैं सिर्फ तभी प्रोटेक्टेड यूज किया जाता है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड यूज नहीं किया जाता। ये दो ही चीजें यूज की जाती है मोस्टली। सी प्लस प्लस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो पब्लिक होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अपने पास में क्या होता है? पब्लिक होता है। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट है। जावा बेसिक है ना। तो जावा के अंदर जो बाय डिफॉल्ट होता है, क्लास ले लो या फंक्शन ले लो या कुछ भी, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है अपने पास में? प्राइवेट होता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक होता है। अगर आपको प्राइवेट डिक्लेयर करना है तो आपको यहाँ पे प्राइवेट लिखना पड़ेगा। अब प्राइवेट अगर लिखते हो, अगर प्राइवेट लिखोगे ना, तो क्लास प्लस क्लास की प्रॉपर्टीज आप किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते। चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो। मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ? फंक्शन और वेरिएबल भी बोल सकता हूँ। मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इस क्लास के मेंबर हैं। समझ रहे हो? स्टैंड अलोन फंक्शंस अगर मैं बनाऊंगा क्लास के बाहर, अगर जो जस्ट नॉर्मली मेन फंक्शन के अंदर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा, तो वहां पे हम मेंबर फंक्शन यूज नहीं लेते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ क्लास का, ठीक है? देखना। एक फंक्शन और मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो। एक मैंने क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल किस टाइप का है? ये वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। एक्सेस मोड क्या है इसका? इसका एक्सेस मोड पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहेगा। ठीक है, लिखूं चाहे नहीं लिखूं, डिक्लेयर कर भी सकते हो। उसके बाद में मैंने क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया, void get data with no parameter। तो जब कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे तो कोई वैल्यू भी पास नहीं करनी है अपने को। ठीक है, उसके बाद में मैंने सी आउट किया, एंटर नंबर। मैंने एक नंबर एंटर कराया, कोई भी नंबर मैं एंटर कराऊंगा। उसके बाद में मैंने उसको इनपुट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने फंक्शन को कर दिया क्लोज। उसके बाद में मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया। कितने भी फंक्शंस मैं बना सकता हूँ। ठीक है, void शो डेटा, वही। अब जो ए के अंदर मैंने डाला है उसको क्या करा रहा हूँ मैं? प्रिंट करा रहा हूँ, सिंपल है। उसके बाद में मैंने उसको क्लोज कर दिया और क्लास को मैंने क्लोज कर दिया। क्लास का टर्मिनेशन कर्ली ब्रेस के बाद में सेमीकोलन से होता है। ठीक है, उसके बाद में मेन फंक्शन पे आता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना क्यों जरूरी है वो बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जा सके। क्योंकि जब कंपाइलर
जब आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो कंपाइलर डायरेक्टली कहाँ जाता है, मेन फंक्शन पे जाता है। उसको इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है अभी तक। रन कराओगे, यहाँ जाएगा मेन फंक्शन के अंदर आपने जो भी रेफरेंस दे रखा है उस रेफरेंस को रीड करेगा, उस रेफरेंस के थ्रू ही चीजों को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए स्पेस ओबीजे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड और फिक्स तरीका है सी प्लस प्लस का, इसको चेंज नहीं करना है। कुछ लोग कर देते हैं क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम यहाँ लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है, या यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, ऐसी चीजें कर देते हैं, या इस तरीके से कर देते हैं क्लास नेम इक्वल्स टू न्यू ओबीजे, कर देते हैं ना इस तरीके से। ये तरीका भी गलत है, ठीक है ना। अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज करना है तो जावा के अंदर क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके हैं। तो अपना जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है, क्लास नेम आएगा और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट नेम आएगा, बीच में कोई डॉट नहीं, कोई इक्वल्स टू नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना, वापस लिख देता हूँ, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, बस। बीच में डॉट यूज नहीं करना। डॉट कहाँ यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के टाइम पे, जिसमें भी अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम करेंगे। ठीक है ना, अगर फंक्शन कॉल करना है तो उसका तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। ठीक है ना, इस तरीके से। वो मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। ठीक है, देखो दो तरीके हैं फंक्शन को एक्सेस करने के। पहला तो है ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप मेन फंक्शन के अंदर आ गए, आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो उसको। ठीक है, दूसरा तरीका है क्लास नेम के थ्रू। ठीक है, डबल कॉलन आप यूज कर लो। ठीक है, फंक्शन नेम लिख दो और उसके आगे उसके पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसकी बात करता हूँ मेन फंक्शन की। जब कंपाइलर जो है, अपन जब उसको रन कराएंगे तो वो सीधा कहाँ आएगा, ए क्या है, ए ऑब्जेक्ट, ये उसका प्री डिफाइंड तरीका है। अपनी लाइब्रेरी के अंदर उसको फाइंड करेगा तरीके को और देखेगा कि अपने पास में इस तरीके का क्या बना हुआ है, अब क्लास और उसके आगे ऑब्जेक्ट, ये फिक्स है, हो जाएगा ए क्लास के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास के अंदर गया, क्या कर रखा है, ए डॉट गेट डेटा। गेट डेटा क्या है अपने पास में, फंक्शन है, ये पब्लिक डिफाइंड है। सीधा यहाँ जाएगा, गेट डेटा को रीड करेगा, क्या किया अपन ने, नंबर एंटर कराया और नंबर इनपुट करा दिया। ए के अंदर आप कुछ भी एंटर करा दोगे, 20 करा दिया, ए के अंदर 20 स्टोर हो गया। अब उसको एक्सेस कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वाले में ए डॉट शो डेटा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। कोई पैरामीटर यहाँ पास नहीं किया तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी मैं पास नहीं करूंगा, इसमें कोई नो इफ नो बट। ठीक है, उसके बाद में सीधा अंदर आएगा सी आउट ए। जिस तरीके का फंक्शन कॉल करूंगा उसकी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से एक्सेस हो जाएगी अपने पास में। एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ये तरीका सही है क्या, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। हाँ ये स्पेस है, फ्लोट बी, मतलब मैंने एक ही लाइन में लिखा है, इंट ए सेमीकोलन फ्लोट बी सेमीकोलन। कौन डाउटफुल है, कौन कंफर्म है कि ये सही है, आप दोनों कंफर्म हो, और कौन डाउटफुल है, और कौन डाउटफुल हो, और आप सर डाउटफुल, अपन दोनों भी डाउटफुल, डाउटफुल हो। देखो ये सही है, बताता हूँ क्यों। सी और सी प्लस प्लस की एक प्रॉपर्टी है कि सेमीकोलन के बाद में जो स्टेटमेंट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है और अपन एक वन लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। एंटायर वी कैन राइट एन एंटायर प्रोग्राम इन अ सिंगल लाइन, आप सिंगल लाइन के अंदर पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है ना, बीच में सेमीकोलंस लगाते जाओ, सेपरेशन करते जाओ, आगे काम करते जाओ। स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया ना, इस स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, उसके बाद में हम दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसके आगे कंटिन्यू। हाँ भाई, लाइन चेंज तो अपन अपनी मर्जी से कर रहे हैं,
आप, वो जरूरी नहीं है, आप सिंगल लाइन के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो भाई। मतलब तो यही है ना, आप चाहे न्यू लाइन के अंदर जाओ चाहे मत जाओ, उसका मतलब तो यही है कि टर्मिनेशन हो गया। उसके आगे अपन ने क्या लिख रखा है, अब वो ये थोड़ी देखा कि नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है या आगे लिख रखा है, उसको तो आगे वाले स्टेटमेंट से मतलब है। आगे वाला स्टेटमेंट अपन सेमीकोलन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। नहीं यूज कर सकते, आप इस तरीके से कह रहे हो ना, ए ब्रैकेट फिर ऑब्जेक्ट नेम। हाँ हाँ, ये और ये नहीं कर सकते। क्लास क्लोज हो गई ना, जब क्लास खत्म होगी, सेमी कॉलन और इसके बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकते हो ना। अगर ऑब्जेक्ट, अब इसका एक रीजन है वो बताता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऊपर ही कर दोगे, मेन फंक्शन कब स्टार्ट होगा, क्लास खत्म होने के बाद। आपने ऊपर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करोगे, क्योंकि कंपाइलर तो मेन पे जाएगा, और मेन पे जाएगा तो क्या ढूंढेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा नहीं तो क्लास में कैसे एंटर करोगे। समझ रहे हो ना, बिना वॉचमैन की परमिशन के कैसे एंटर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ये वॉचमैन है, यही आपको एक्सेस देगा पूरी क्लास का। अगर यही नहीं मिलेगा आपको तो आप एक्सेस भी नहीं कर सकते हो ना। तो ये माइनर थिंग्स क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट है। ठीक है। डिफाइन मतलब, डिफाइन किस में करते हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज में करते हैं। तो नहीं, इसमें नहीं करते, स्ट्रक्चर में कर सकते हो आप, स्ट्रक्चर का तरीका लेकिन दूसरा है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन भी दूसरे तरीके से होगा, वो डायरेक्टली अपन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं वहाँ, पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर की पूरी बॉडी को मैनेज किया जाता है, जो उसकी जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, उस पैरेंथेसिस के अंदर ही ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन किया जाता है। बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं, दोनों दोनों तरीके हैं, वो दोनों तरीके बता दूंगा। ये वाला, हाँ जस्ट इसके बाद में सेमीकोलन लगेगा। सिर्फ क्लास ही एक ऐसा तरीका, हाँ जब सिर्फ क्लास की बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए अपन आगे सेमीकोलन लगाते हैं, अदरवाइज फंक्शंस के अंदर कहीं सेमीकोलन नहीं लगता है। ठीक है, फंक्शंस के अंदर कहीं नहीं लगता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में कहीं नहीं लगता है। ठीक है, वो वाली चीज है। हो गए। ठीक है। अच्छा मेरे को एक टास्क दे रहा हूँ, वो मेरे को बताना। तीन चीजें होती है फंक्शन के अंदर, भाई अपन क्लास पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन फंक्शन भी पढ़ेंगे ही। ये तीन वर्ड लिख लो, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉलिंग। इनके आगे फंक्शन जरूर ऐड कर लेना। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग। डेफिनेशन है वो, डेफिनेशन मत कर लेना उसको, डेफिनेशन NITION, ठीक है ना। ए डॉट गेट डेटा, हाँ हाँ सॉरी, मतलब ओबीजे है वो, मैं सोच स्मॉल ए के लिए रहा था, तो ये भी ओबीजे आएगा यहाँ पे। ए स्मॉल ए तो मैंने कहीं डिक्लेयर बस यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो, डेफिनेशन डिक्लेरेशन कॉलिंग, इन तीनों के बारे में पता करके लाना। क्या फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम ही डिफाइन किया जा सकता है, या फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या ये कंपलसरी है क्या, या फिर क्या हम डेफिनेशन अलग कर सकते हैं, डिक्लेरेशन अलग कर सकते हैं और कॉलिंग अलग कर सकते हैं क्या, तीनों चीजें अलग अलग कर सकते हैं क्या, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं।
एक हिंट दे देता हूँ, जो डेफिनेशन होती है और जो कॉलिंग होती है वो लगभग सेम होती है, सिर्फ एक कीवर्ड का डिफरेंस होता है। वो पता करके लाना कि डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग, क्या ये तीनों अलग चीजें अलग अलग हो सकती है क्या? कॉलिंग तो ऑब्वियसली अलग होती ही है, क्या डेफिनेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग होती है क्या? हो सकती है क्या? कैन वी define and declare same function in a single program within a different ways?